नमस्कार। आज हम वेब डिज़ाइन की एक बहुत ही अहम चीज़ पर बात करने वाले हैं, CSS। हाँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। बिल्कुल। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक के css.web स्टाइलिंग का व्यापक मार्गदर्शक से कुछ खास बातें हैं। अच्छा। तो कोशिश रहेगी कि CSS की दुनिया की सैर करें, समझें कि ये आखिर है क्या। और क्यों जरूरी है? हाँ, और वेब पेजों को स्टाइल देने में इसका क्या रोल है। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ, तो आसान भाषा में कहें तो CSS वो भाषा है जो बताती है कि आपका HTML पेज दिखेगा कैसे। हाँ, मतलब रंग, फॉन्ट, लेआउट, सब कुछ। ये कंटेंट को यानी HTML को उसकी स्टाइलिंग से अलग रखती है। अच्छा, और ये कब आई थी? शायद 90s में? हाँ, इसे 1994 में हाकॉन वीएम ली ने सोचा था और 1996 से ये W3C की सिफारिश, मतलब वेब का एक स्टैंडर्ड हिस्सा बन गई। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? मतलब इसे लिखते कैसे हैं? इसका बेसिक तरीका क्या है? बिल्कुल। CSS लिखने का एक खास तरीका है, सिंटैक्स है। आप पहले चुनते हैं कि किस HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है। उसे सिलेक्टर कहते हैं ना? जैसे पैराग्राफ P। हाँ, बिल्कुल, जैसे P या H1। फिर कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर आप बताते हैं कि क्या स्टाइल देना है। इन्हें घोषणाएं कहते हैं। ठीक है। हर घोषणा में एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कलर या फॉन्ट साइज। और उसकी एक वैल्यू, जैसे ब्लू या 16px। अच्छा, प्रॉपर्टी और वैल्यू। हाँ। इन्हें कोलन से जोड़ते हैं और हर घोषणा के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, जैसे P color.blue font size.16px। समझ गई। लेकिन ये कैस्केडिंग का क्या मतलब है? मैंने सुना है इसमें स्टाइल एक दूसरे पर असर डालते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कैस्केडिंग का मतलब है कि स्टाइल एक तरह से ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे झरना। अच्छा। स्टाइल पेरेंट एलिमेंट से बच्चों में जा सकते हैं। इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस, ठीक है। और अगर एक ही एलिमेंट के लिए कई स्टाइल लिखे हों, तो ब्राउजर कुछ नियमों के आधार पर तय करता है कि कौन सा लागू होगा। नियम? कैसे नियम? इसमें स्पेसिफिसिटी देखी जाती है, मतलब किसकी बात ज्यादा वजनदार है। वजनदार जैसे? जैसे आईडी सिलेक्टर #ID क्लास सिलेक्टर डॉट क्लास से ज्यादा ताकतवर होता है। और नियम कहाँ लिखा है ये भी मायने रखता है। मतलब जैसे एलिमेंट पर सीधे लिखा स्टाइल ज्यादा ताकतवर होगा। हाँ, इनलाइन स्टाइल की प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है, फिर इंटरनल स्टाइल टैग वाला और फिर एक्सटर्नल .css फाइल वाला। अच्छा, तो ये स्टाइल लिखने के तरीके हुए, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। हाँ, ये तीन मुख्य तरीके हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट मतलब एक अलग .css फाइल बनाकर उसे HTML से लिंक कर देना। ये शायद बड़ी साइट्स के लिए अच्छा रहता होगा। हाँ, बिल्कुल। बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि एक जगह बदलाव करने से पूरी साइट बदल जाती है और कोड साफ रहता है। सही है। और दूसरा, इंटरनल HTML पेज के हेड में स्टाइल टैग लगाकर उसके अंदर CSS लिखना। ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक होगा। हाँ, और तीसरा, इनलाइन सीधा HTML एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर वहीं CSS लिख देना। लेकिन इसका इस्तेमाल शायद कम करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। ठीक है। और एलिमेंट्स को चुनने के लिए यानी सिलेक्टर्स कौन-कौन से आम तरीके हैं? कई तरह के सिलेक्टर्स हैं। आप सीधे एलिमेंट के नाम से चुन सकते हैं, जैसे div, p। या फिर क्लास या आईडी से? हाँ, HTML में क्लास एट्रीब्यूट देकर डॉट लगाकर, जैसे डॉट हाईलाइट, या आईडी एट्रीब्यूट देकर हैशटैग लगाकर, जैसे हैशटैग मेन कंटेंट। और इनमें ज्यादा ताकतवर कौन सा होता है? आईडी। हाँ, आईडी हैशटैग सबसे ज्यादा स्पेसिफिक या ताकतवर होता है। फिर क्लास, डॉट, फिर एलिमेंट का नाम। अच्छा। एक यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार भी है जो सब कुछ चुन लेता है, और आप कॉमा लगाकर कई सिलेक्टर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे H1, H2, H3। और वो और इम्पोर्टेंट क्या होता है? सुना है लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो किसी स्टाइल को सबसे जरूरी बनाने के लिए होता है, मतलब वो सारे नियमों को ओवरराइड कर देता है। लेकिन इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैस्केड को तोड़ देता है और बाद में स्टाइल ठीक करना बहुत मुश्किल, मतलब सिर दर्द बन जाता है। ठीक है। अब थोड़ी बेसिक स्टाइलिंग की बात करते हैं, जैसे रंग, फॉन्ट वगैरह कैसे बदलते हैं? हाँ, ये तो रोज का काम है। टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए कलर प्रॉपर्टी है। और बैकग्राउंड का? उसके लिए बैकग्राउंड कलर। वैल्यू आप हेक्स कोड #FF000 RGB या सीधे नाम रेड से दे सकते हैं। और फॉन्ट के लिए? फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट फैमिली, साइज के लिए फॉन्ट साइज, इसकी वैल्यू PX, EM, रैम में दे सकते हैं। EM और रैम थोड़े अलग होते हैं PX से, है ना? हाँ, वो रिलेटिव यूनिट्स हैं। फिर फॉन्ट की मोटाई के लिए फॉन्ट वेट,
जैसे बोल्ड, और टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन जैसे सेंटर या लेफ्ट। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। और वो बॉक्स मॉडल क्या चीज है? सुलह है लेआउट के लिए ये बहुत जरूरी है? बिल्कुल। वेब पेज पर हर चीज, हर एलिमेंट एक अदृश्य डब्बे की तरह होता है। एक डब्बा? हाँ, इस डब्बे के 4 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर असल कंटेंट, फिर उसके चारों ओर पैडिंग यानी अंदर की खाली जगह, पैडिंग, फिर पैडिंग के बाहर बॉर्डर, और फिर बॉर्डर के बाहर मार्जिन यानी बाहर की खाली जगह। कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। ठीक है। ये समझना जरूरी है कि ये सब मिलकर एलिमेंट का साइज कैसे तय करते हैं। और एक बहुत काम की प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये क्या करती है? ये ब्राउजर को बताती है कि पैडिंग और बॉर्डर को एलिमेंट की जो चौड़ाई और ऊंचाई हमने दी है उसी में शामिल रखो, अलग से मत जोड़ो। इससे लेआउट बनाना काफी आसान हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज होगी। हाँ, पहले ये काफी कंफ्यूजिंग होता था। लेआउट की बात आई है तो आजकल फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का बहुत नाम सुनते हैं। ये क्या है? फ्लोट से अलग? हाँ, ये लेआउट बनाने के मॉडर्न और बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। फ्लोट जैसी पुरानी तकनीकों से लेआउट बनाना, खासकर वर्टिकली सेंटर करना या ग्रिड बनाना, काफी मुश्किल होता था। हाँ, वो तो था। फ्लेक्स बॉक्स एक दिशा में या तो पंक्ति या कॉलम आइटम्स को अलाइन करने, स्पेस देने के लिए बेहतरीन है, जैसे नेविगेशन बार या कार्ड्स बनाने के लिए। और ग्रिड? CSS ग्रिड और भी ज्यादा पावरफुल है। ये 2 दिशाओं, पंक्ति और कॉलम में एक साथ काम करता है। इससे आप जटिल 2 डायमेंशनल ग्रिड वाले डिजाइन बहुत आसानी से बना सकते हैं। वाह, मतलब अब लेआउट बनाना ज्यादा आसान हो गया है। काफी हद तक, हाँ। और आजकल वेबसाइट्स को मोबाइल, टैबलेट सब पे सही दिखना होता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन जिसे कहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल होता है। ये @मीडिया नियम होते हैं। @मीडिया? ये कैसे काम करते हैं? इनसे हम ब्राउजर को बताते हैं कि अगर स्क्रीन की चौड़ाई या ऊंचाई या कोई और फीचर इतना हो तो ये वाले CSS नियम लागू करो। अच्छा। जैसे मोबाइल के लिए अलग स्टाइल, हाँ। जैसे @मीडिया मैक्स विड्थ 600 पिक्सी का मतलब है कि 600 पिक्सल या उससे कम चौड़ी स्क्रीन पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे स्टाइल लागू होंगे। इससे वेबसाइट अलग-अलग डिवाइस पर अपने आप ढल जाती है। कमाल है। और क्या कुछ एडवांस चीजें भी हैं CSS में, मतलब एनिमेशन वगैरह? हाँ, काफी कुछ है। ट्रांजिशन से आप स्टाइल बदलने पर स्मूथ इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे बटन पर माउस ले जाने पर रंग धीरे धीरे बदले। बिल्कुल। एनिमेशन से आप की फ्रेम्स का इस्तेमाल करके और भी जटिल सीक्वेंस बना सकते हैं, जैसे कोई चीज उड़कर आ रही हो। अच्छा। और CSS वेरिएबल्स, जिन्हें कस्टम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, जैसे मेन कलर .#3498db, ये बहुत काम के हैं। वेरिएबल्स, कोड वाले वेरिएबल्स जैसे? हाँ, कुछ वैसे ही। इनसे आप स्टाइल वैल्यूज को नाम दे सकते हैं और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे थीम बदलना, जैसे लाइट मोड से डार्क मोड करना, बहुत आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर CSS सिर्फ रंगों और फॉन्ट तक ही सीमित नहीं है। ये तो वेब पेज के पूरे स्ट्रक्चर, लेआउट और यहाँ तक कि इंटरैक्टिविटी को भी कंट्रोल करने के लिए एक बेहद जरूरी टूल है। बिल्कुल सही कहा। ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट का एक अहम, मतलब अनिवार्य हिस्सा है। इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस? हाँ, जितना ज्यादा आप कोड लिख के देखेंगे, अलग अलग लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेहतर समझेंगे। MDN वेब डॉग्स या CSS ट्रिक्स जैसी वेबसाइट्स बहुत अच्छे संसाधन है। हाँ, वो तो है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अंत में। हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। CSS में कंटेनर क्वेरीज जैसी नई चीजें आ रही हैं। ये एलिमेंट को स्क्रीन के साइज के बजाय उसके अपने कंटेनर के साइज के हिसाब से स्टाइल करने देंगी। हाँ, ये काफी रोमांचक डेवलपमेंट है। तो सोचिए, इससे मॉड्यूलर वेब डिजाइन का भविष्य कैसे बदल सकता है। मतलब जब कंपोनेंट खुद ही अपने आसपास की जगह के हिसाब से ढल जाए।